हेलो बच्चों, कैसे आप सब सब ठीक हैं। आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है और आज हम इसमें टॉपिक आरएच ग्रुपिंग करेंगे, कोagulation ऑफ ब्लड करेंगे और थोड़ा बहुत लिम्फ करेंगे। एंड यू नो दिस इज़ माय प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाली। नो नॉट माई, दिस इज़ यूअर्स चैनल। सब कुछ आपकी वजह से है। ओके तो चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, दरवाजे वगैरह बंद कर दो और ध्यान से अकेले पढ़ो। अब हम आरएच ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल एबीओ ग्रुपिंग के बारे में बात कर ली थी और आई होप ये टेबल सबको लर्न होगी, क्योंकि ये टेबल लर्न होनी चाहिए। हमने क्या बोला, कल बात करी थी कि जो एंटीजन्स होंगे वो एंटीबॉडीज से अलग होंगे। मतलब ब्लड ग्रुप, मान लो एक ब्लड ग्रुप है, अगर उसका एंटीजन ए ही होगा उसका एंटीजन, तो उसका एंटीबॉडी ए नहीं होगा, एंटीबॉडी अलग होगा। एंटीजन्स और एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। ओके तो अब हम RH ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं। Another antigen, the RH antigen, similar to one present in rhesus monkey, hence RH, is also observed on the surface of RBCs of majority, nearly 80% of humans. जो एंटीजन्स की तरह ही एक अनदर एंटीजन्स आए हैं जिन्हें हम RH एंटीजन बोलते हैं। जो एंटीजन्स ये थे, ये ए एंटीजन, बी एंटीजन, ये ब्लड ग्रुप्स पर एंटीजन, ये एंटीजन का क्या काम था कि ये जो है इम्यूनो रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते थे। अब ये अदर एंटीजन है जिसे हम RH एंटीजन बोल रहे हैं, ये हमें बताएंगे किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर नेगेटिव है। हम बोलते हैं ना चार्ज नहीं, मतलब बस जिस पर RH होगा ना ये एंटीजन, उसको RH पॉजिटिव बोल दिया गया और जिस पर RH नहीं होगा उसको RH नेगेटिव बोल दिया गया। ये भी एक अलग तरह का एंटीजन है। ये इस एंटीजन का नाम RH एंटीजन इसलिए क्यों रखा गया, क्योंकि रेसस इस मंकी में मतलब जो देखा गया था सबसे पहले, इसलिए इसका नाम रेसस मंकी से RH एंटीजन रख दिया। तो ये अगर बहुत सारे मेजोरिटी 80% ऑफ ह्यूमंस के RBC इस पर एंटीजन देखा गया है, तो सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव एंड दोज इन whom these antigen absent are called RH negative. Okay. An RH negative person, if exposed to RH positive blood, will form specific antibodies against the RH antigen. मान लो कोई RH नेगेटिव पर्सन है, किसी का ब्लड है वो RH नेगेटिव है उसका ब्लड, अगर वो किसी RH पॉजिटिव ब्लड से एक्सपोज होता है, मिलता है, तो जो RH ग्रुप है वो जो स्पेसिफिक एंटीजन्स बनाने लग जाएंगे अगेंस्ट RH एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, जो RH एंटीजन है जिसका नेगेटिव पर्सन है और जो पॉजिटिव जिसका RH पॉजिटिव है, तो वो RH नेगेटिव उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगा और उसके RBCs को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। ओके, therefore RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए जो ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुप है वो मैच्ड होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगे अगेंस्ट। A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with the RH positive blood of a fetus. इसका एक स्पेशल केस देखा जाता है कि मान लो एक मदर है, प्रेग्नेंट मदर है जिसका ब्लड है RH नेगेटिव और उसके अंदर जो बच्चा है उसका बेबी का ब्लड है RH पॉजिटिव, फिटस का ब्लड RH पॉजिटिव है। तो देखो, RH एंटीजेंस ऑफ द fetus do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta. अब RH एंटीजन जो fetus का जो RH एंटीजन है वो मदर के RH नेगेटिव ब्लड से नहीं मैच होगा, मतलब एक्सपोज्ड नहीं होंगे ना वो दोनों ब्लड। क्यों नहीं होंगे? उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होते, वो दोनों ब्लड सेपरेटेड है प्लेसेंटा के कारण। प्लेसेंटा के अंदर होता है ना बेबी स्टोर, तो उसके अंदर उससे वो सेपरेटेड है, तो उनके ब्लड्स एक्सपोज नहीं होंगे। However, during the delivery of the first child, there is a possibility of exposure of the maternal blood to
स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फिटस। लेकिन कुछ मतलब फर्स्ट जब उसकी डिलीवरी हो रही होगी उस मदर की, तो वहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है कि जो फिटस का ब्लड है वो एक्सपोज हो जाए। मतलब थोड़ा सा लीक हो सकता है जब डिलीवरी होते वक्त मदर के जो RH नेगेटिव ब्लड, उसमें RH पॉजिटिव फिटस का ब्लड थोड़ा लीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ये ज़्यादा केसेस में देखा जाता है, तो वो हो सकता है। ठीक है। In such cases, the mother starts preparing antibodies against the RH negative in her blood. इस केसेस में क्या होता है, जब वो लीक हो जाएगा तो जो मदर का RH एंटीजन है, जो मदर का ब्लड है, जो RH नेगेटिव जो ब्लड है मदर का, वो RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देता, तो वो इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट फ्रिक्वेंसी, मान लो उसकी कोई सेकंड फ्रिक्वेंसी है, प्रेगनेंसी है, सॉरी, उसकी, तो जब उसकी सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो क्या होगा, द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर, जो RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव एंटीबॉडीज है मदर की, जो RH नेगेटिव एंटीबॉडीज है मदर की सेकंड प्रेगनेंसी में वो लीक हो सकती है इनटू द ब्लड ऑफ फिटस। फिटस के ब्लड में वो लीक हो सकती हैं और डेस्ट्रॉय द फिटर आरबीसी। मान लो देखो, अब फर्स्ट आरबीसी में तो कोई मतलब चांस नहीं है, जब तक बच्चा जो है, जब प्लेसेंटा के अंदर है, तो कोई चांस है ही नहीं कि होगा ही नहीं। लेकिन डिलीवरी के वक्त कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो बच्चे का फिटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड है, वो प्रेग्नेंट मदर के, मतलब मदर के RH नेगेटिव ब्लड में एक्सपोज हो गया डिलीवरी के वक्त, तो उसका जो मदर का जो RH नेगेटिव ब्लड है वो क्या करेगा, RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाएगा डिलीवरी के बाद। अब उसके अंदर तो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उसके ब्लड में, तो मदर के ब्लड में। अब मान लो उसकी कोई सेकेंड प्रेगनेंसी है, अब सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो RH नेगेटिव ब्लड है, RH नेगेटिव ब्लड है मदर का, तो जब सेकंड प्रेगनेंसी में बच्चा अंदर ही है, फिटस अभी अंदर ही है, और जब भी क्या है वो उसकी एंटीबॉडीज बनी हुई है, तो वो एंटीबॉडीज उस फिटस में तभी उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगी, और जो फिटस के RH पॉजिटिव ब्लड की एंटीबॉडीज हैं उसके RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उससे तो हमारा फिटस, फिर उससे तो बच्चा डेड मर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे RBCs को। तो दिस कुड बी फेटल टू द फिटस और कुड कॉज सर्व एनीमिया। उससे मतलब डेथ हो सकती है, पर मेनली उसको क्या होगा, बच्चे को अनीमिया हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी। अनीमिया क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। अनीमिया इज द डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है बच्चे को, जिसको हिंदी में पीलिया बोलते हैं, उसकी आईज का कलर येलो पड़ सकता है, स्किन का कलर, अभी तो चलो वो मतलब प्लेसेंटा में पेट में है तब तो कुछ नहीं, बट जॉन्डिस हो सकता है वो। और दिस कंडीशन अगर ये ज़्यादा होगी तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ओके, एंड इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस। ओके, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज़। और इसको अवॉइड करने के लिए हमें anti-RH एंटीबॉडीज़ देनी चाहिए मदर को। anti-RH एंटीबॉडीज़ इमिडिएटली देनी चाहिए। डिलीवरी मतलब फर्स्ट, मान लो उसकी फर्स्ट डिलीवरी है, तो फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होते ही इमिडिएटली हमें ये anti-RH एंटीबॉडीज़ देनी चाहिए। नहीं तो एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड में मतलब कि वो बननी शुरू हो जाएंगी, RH पॉजिटिव के ब्लड के अगेंस्ट RH नेगेटिव उसके मदर के ब्लड में तो बननी शुरू हो जाएंगी एंटीबॉडीज़, फिर सेकंड प्रेगनेंसी में तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे फिटल को। इसलिए हमें ये ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादातर हर मेनली बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि डिलीवरी के वक्त लीक हो जाता है थोड़ा बच्चे का ब्लड, तो इसलिए जब ये देनी चाहिए anti-RH एंटीबॉडीज़ हमें। अगर मान लो हमें कहीं कोई खड़ा कर दे नर्स में, तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी के बाद सीधा anti-RH एंटीबॉडीज़ ये पक्का देनी है, नहीं तो फिर तो ठीक है, काम गया। ओके ओके, सबको ये समझ में आया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि मान लो कोई आपसे पूछे कि जो anti-RH एंटीबॉडीज़ जो दी गई है, ये मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ क्यों दी गई है, एंटीबॉडीज़, anti-B एंटीबॉडीज़ क्यों नहीं दी गई। सोचो इसके बारे में, तब तक मैं पानी पीती हूँ। सोचो कि मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ ही क्यों दी गई, anti-A या anti-B एंटीबॉडीज़ भी दे सकते हो। वो साइड में आंसर लिखा हुआ है, कोई नहीं, मैं फ़ोन साइड कर लेती हूँ।
सोचा? देखो मैं बताती हूँ, जो एंटी ए एंटीबॉडीज होती है और एंटी बी एंटीबॉडीज होती हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती, ओके। बट जो एंटी आर एच एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो अब इससे क्या होगा, हमें प्लेसेंटा का क्रॉस क्यों करना है? अरे भाई करवाना क्यों नहीं है बच्चे को, अब जो मदर की एंटीबॉडीज़ है वो तो फिटस के ब्लड को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो अब जब तक वो जो तुम एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ जो भी दवाई डाल रही हो वो प्लेसेंटा के अंदर जानी चाहिए ना, कि वो बच्चे को बचा सके। और जो एंटी ए एंटीबॉडीज़, एंटी बी एंटीबॉडीज़, वो तो क्रॉस ही नहीं कर सकती प्लेसेंटा को। इसलिए जो है वो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ दी जाती है मदर को डिलीवरी के जस्ट इमिडिएटली बाद, ओके। मैंने लिख रखा, साइड में पढ़ लो। Anti-A antibodies and anti-B antibodies can't cross the placenta. Anti-RH can cross the placenta and destroy the baby's RBC. मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी में जब वो आर एच जाता है तो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। अगर हम डिसीज वो मतलब दवाई डालेंगे तो वो बचाएगी, ओके, आरबीसीज को बच्चे के। अगर जब ये मदर की जब वो एंटीबॉडीज जा रही हैं तो वो डिस्ट्रॉय करेंगी, ओके। और इससे अनीमिया, जॉन्डिस और डेथ भी हो सकती है, ओके। और इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस। रिमेंबर दिस वर्ड, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस, ओके। चलो अब आगे टॉपिक करते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. हमें पता है अगर हम अपनी फिंगर को काट ले या अपने आप को हर्ट कर ले, जैसे हमारा ब्लड निकले, तो हमारा ब्लड ये थोड़ी है ना कि निकलता ही रहेगा लॉन्ग टाइम तक, रुकेगा नहीं। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, निकल जाता है मतलब रुक जाता है, ओके। डू यू नो वाई? क्यों होता है ऐसा? हमने पढ़ा था, है ना, सब बता देंगे। फाइब्रोनेजिन की वजह से वो रोक लेता है। लेकिन एक और रीज़न, ओके। क्या रीज़न? देखो मैं तो, ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रामा। देखो, जब हमें कोई भी इंजरी होती है या फिर ट्रामा भी, एक मतलब चोट लगती है, उसी के लिए वर्ड यूज़ किया है, कुछ अलग नहीं, ओके। तो ब्लड क्या करता है? ब्लड जो हमारा ब्लड क्या करता है, उसकी क्लॉटिंग को रोक देता है ना, रोक देता है कुछ टाइम बाद। यू वुड हैव ऑब्जर्व दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये मैकेनिज्म है कि हमारी बॉडी से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, इसलिए वो करता है, ब्लड क्लॉटिंग क्लोज करता है ना। तो दिस यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी आपको चोट लगी है तो उसके बाद एक रेडिश, ब्राउन रेडिश का कुछ टाइट टाइट स्कम सा नहीं आ जाता है स्किन के ऊपर? जब भी मान लीजिए जहाँ पे कट लगा है उसी पर रेडिश ब्राउन स्कम इंजरी के ऊपर आ जाता है, उसको हिंदी में खुरंड भी बोलते हैं ना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? खुरंड। खुरंड आ गया। तो आपने वो ऑब्जर्व किया होगा, और वो बहुत ही लंबे टाइम तक रहता है। अगर आप उसको उखाड़ लेते हो तो वो वापस आ जाता है ना। तो वो क्या होता है? इट इज़ अ क्लोट और कोगुलम फॉर्म्ड इन मेनली ऑफ नेटवर्क्स ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। वो थ्रेड्स का बना होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, जिसे हम फिब्रिन्स बोलेंगे। इन फिब्रिन्स जिसके अंदर क्या होंगे? डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स होंगे ब्लड के डेड और डैमेज्ड एलिमेंट से बना हुआ है वो, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रैप्ड। ब्लड के जो डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रैप्ड। हियर दिख रहा है, ट्रैप्ड, ओके। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोनेजेंस इन द प्लाज्मा बाय इन द एंजाइम थ्रोम्बिन। जो फिब्रिन्स है वो कैसे बन रही है? देखो, फिब्रिन्स कन्वर्जेशन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोजन, हमने पढ़ाया और वी नो कि जो फाइब्रिनोजिन है वो क्या करता है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब हमने पढ़ा था जो फाइब्रोनेजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में भी। तो जो उसको इस पे आके, जो इनएक्टिव फाइब्रोनेजिन पे आके एक एंजाइम होता है थ्रोम्बिन, वो आके एक्ट करता है। जब वो थ्रोम्बिन आके एक्ट करेगा तो वो फाइब्रोनेजेंस को, इनएक्टिव फाइब्रोजन को एक्टिव फाइब्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब वो फाइब्रोजन एक्टिव हो गया, वो वर्क करने के लायक है, एक्टिव हो गया ना, तो वो फाइब्रोनेजिन फिब्रिन्स बना देगा वहाँ पे।
जो हमारी इंजरी की साइट है तो वहाँ पे ये फिब्रिन्स आके फॉर्म्ड हो जाएंगे। और इनको कौन फॉर्म कर रहा है? फाइब्रिनोजेन, जो कि इनएक्टिव था पहले, और उस पे आगे थ्रोम्बिन एंजाइम एक्ट किया है जिसने ये एक्टिव फाइब्रिनोजेन में कन्वर्ट कर दिया। फिर उस फाइब्रिनोजेन ने ये फिब्रिन्स बनाए हैं जिससे हमारी क्लोटिंग जो ब्लड है वो बाहर नहीं निकलेगा, रुक सकता है। ओके, थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस। थ्रोम्बिन्स भी किसी अदर इनएक्टिव सब्सटेंस से बने हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। ओके, देखो पहले प्रोथ्रोम्बिन था जो कि इनएक्टिव था, फिर प्रोथ्रोम्बिन पर आके कोई एंजाइम एक्ट किया होगा। कौन सा एंजाइम? प्रोथ्रोम्बिनेज आके थ्रोम्बिनेज आके इंजेक्ट उस पर एक्ट किया है प्रोथ्रोम्बिन पर। तो जब थ्रोम्बोकिनेज जाकर इस प्रोथ्रोम्बिन पर अटैक करेगा तो ये ना इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव थ्रोम्बिन्स में कन्वर्ट कर देगा। जब ये थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजेन को एक्टिव में लाएगा। ठीक है, an enzyme complex thrombokinase is required for the abortion. Thrombokinase इस abortion के लिए required है। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शंस। देखो मैं तुम्हें लिख के समझाती हूँ ये क्या है, एक सेकेंड रुको। ओके, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। देखो, पहले जो एक सेकेंड, यहाँ पे जो फाइब्रिनोजन है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में था। अब इस इनएक्टिव फॉर्म को फाइब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म में लाना है। फाइब्रिनोजन को एक्टिव फॉर्म में लाया गया है। ठीक है, और इस एक्टिव फॉर्म में इसके कौन लाया है? इसमें हेल्प किसने करी है? थ्रोम्बिन ने। थ्रोम्बिन एंजाइम ने, ये एक एंजाइम, ओके, इस पर फाइब्रिनोजन पर एक्ट किया और इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, ये थ्रोम्बिन भी तो पहले इनएक्टिव फॉर्म में था। जब इनएक्टिव फॉर्म में था तो उसको प्रोथ्रोम्बिन बोलते थे। प्रोथ्रोम्बिन, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ओके, अब ये भी जो है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, एक्टिव फॉर्म, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ये। ओके, और इसमें इसने किसने हेल्प करी है इस प्रोसेस में? थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। ओके, ये क्या है? ये एंजाइम है। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन पहले इनएक्टिव फॉर्म में था, उसके ऊपर थ्रोम्बिन एंजाइम ने एक्ट किया और उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था, फिर उस पर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आया और उसने एक्ट करके उसको एक्टिव फॉर्म थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फिर जो फाइब्रिनोजेन एक्टिव फॉर्म में हुआ है ये आगे क्या करेगा? ये फिब्रिन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? ये फिब्रिन्स। जो फिब्रिन्स है फिर वो हमारी क्या प्रिवेंट करेंगी? प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कैसे प्रिवेंट करेंगी? क्या बनाएंगी? वो बना देंगी रेडिश ब्राउन रेडिश हार्ड स्कम। ओके, और ये हार्ड स्कम ये क्या होगा? जो फिब्रिन्स है, ये जो फिब्रिन्स बनाएंगे क्या? ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। ओके, फाइब्रिनोजेन ने फिब्रिन्स बनाए, वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेंगी और वो क्या बनाएंगी? ब्राउन रेडिश हार्ड स्कम बना देंगी। और जो फिब्रिन्स का ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है। ओके, ओहो, मैंने स्कम की स्पेलिंग भी गलत लिख दिया। क्या बताऊँ, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसी मैम है, स्पेलिंग्स भी गलत लिखते हैं। हाँ, यही सोच रहे होंगे। अरे क्या बताऊँ बच्चा, आज मेरा मूड ही ऑफ है, बस ख़राब हो रखा है दिमाग बिल्कुल, और कुछ काम ढंग से नहीं हो रहा है। बट कोई नहीं, चलो, तुम्हें समझ में आ रहा है ना। और जो हमने अभी सारी प्रोसेस करी हैं इसको हम नाम दिया है कैस्केड प्रोसेस। व्हाट? कैस्केड प्रोसेस। तो क्वेश्चन आ जाए, मतलब नीट में तो नहीं आएगा, स्कूल में आ जाए तुम्हें कैस्केड प्रोसेस क्या है, तो तुम ये प्रोसेस डिफाइन कर देना। ओके, एन इंजरी और ए ट्रामा। इंजरी के लिए ट्रामा भी वर्ड यूज़ करते हैं, तो पेपर में आ जाए ट्रामा तो सोचिए क्या ट्रामा आ गए, कुछ नहीं, इंजरी के लिए अलग वर्ड है। ठीक है, an injury stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. मान लो
हमें मतलब तुम्हें तो नहीं, चलो मेरे को ही मान लो, मेरे को कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई मान लो, तो जो मेरी इंजरी है वो क्या करेगी, जो ब्लड में प्लेटलेट्स होती है ना, तो उन प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करेगी और उनको बोलेगी, उनसे कुछ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करवाएगी। ओके, प्लेटलेट से कुछ सर्टेन फैक्टर्स रिलीज करवाएगी जो कि कोगुलेशन के मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी आर ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। जो सर्टेन फैक्टर्स टिश्यूज के द्वारा रिलीज होंगे एट द इंजरी के साइट पर, ये क्या हो गया, लाइट क्यों बंद हो गई? चलो कोई नहीं, सबको दिख रहा है ना, चलो पढ़ते हैं। Certain factors released by the tissues at the site of injury also can initiate coagulation। देखो, कुछ फैक्टर्स जो टिश्यूज के द्वारा रिलीज हुए द इंजरी के साइट पर, वो भी कोएगुलेशन को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम आयंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। कैल्शियम आयन जो है क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको कैसे भी रट लो इस लाइन को, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा आयन जो क्लोटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है कैल्शियम आयन। ठीक है, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा ना। तो कुछ लाइट वगैरह नहीं है, तो कल हम इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर अगले लेक्चर में हम आपको लिम्फ और आगे का टॉपिक करवाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।